हेलो, वेलकम टू गो क्रेजी लर्नर्स। तो आज हम ज्ञान सीरीज के अपने टर्म 2 के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक ही टर्म को डिस्कस करेंगे और वो टर्म है ग्लोबलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस टर्म को समझने से। और एक बात आप लोग याद रखना, अकेला यही टर्म पूरे के पूरे चैप्टर को डिफाइन करेगा। ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि अकेले ये टर्म से ही आप पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। तो फर्स्ट मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। सबके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि सर ग्लोबलाइजेशन ये है या सर ग्लोबलाइजेशन ये है। तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल में है क्या? ग्लोबलाइजेशन को पहले अपन ब्रेक करते हैं। तो ग्लोब या ग्लोबल एक वर्ड निकलता है, यानी पूरी अर्थ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो याद रखना, जब भी इंटरकनेक्शन होगा पूरा वर्ल्ड का, वेरियस नेशन का अक्रॉस देयर बॉर्डर, जिसमें एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें एक्सचेंज होगा टेस्ट एंड कल्चर का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अदर लेबर्स का एक्सचेंज होगा, कैपिटल एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो ये जब अक्रॉस द बॉर्डर हो जाता है और पूरे वर्ल्ड को लिंक करना चालू कर देता है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कल्चर, taste, etc. across the nation's border can be termed as globalization। मतलब जब भी नेशन के बाहर पूरे वर्ल्ड के साथ आप किसी भी मीन्स से लिंक करते हैं तो वही क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट गुड सर्विसेज के साथ साथ टेस्ट, कल्चर भी है। ग्लोबलाइजेशन कैन बी, याद रखना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वो अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव फेस क्या है और नेगेटिव फेसेस क्या है। अब वापस से अपन आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड का पहला ग्लोबलाइजेशन या पहला इंटरकनेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड कब देखने को मिला। तो ये था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कनेक्शन इजिप्ट के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि वर्ल्ड का पहला ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल ये है। और भी बहुत सारे हिस्ट्री में हुए, लेकिन कुछ ऐसे अपन को ट्रेसेस मिलना चालू हुए जिससे हाँ अपन को पता चला कि हाँ इन दोनों के बीच ट्रेड हुआ करता था। ठीक, पोर्ट्स वगैरह हुआ करते थे, मूवमेंट हुआ करता था। कई सारी ऐसी आइडल्स मिली जिसमें एक प्रीस्ट की मूर्ति मिली जिसमें जो वो ब्लैंकेट पहना हुआ है या एक शॉल पहना हुआ है, उसमें जो सिंबल्स यूज़ किए गए थे, जो डिज़ाइंस यूज़ किए गए थे, वो ग्रीस कल्चर के थे। सील्स मिली मेसोपोटामियन की और हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक दूसरी जगह पे। तो कहीं ना कहीं एक बात साबित होती है कि हाँ इन दोनों के बीच ट्रेड हुआ करता था। ये एक प्रकार से फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। समय के साथ ग्लोबलाइजेशन और आगे मूव किया और दूसरा एग्जाम्पल हमें सामने देखने को मिला, दैट वॉज कॉल्ड एज या सिल्क रूट। तो सिल्क रूट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अफ्रीका है, अफ्रीका, ये छोटे छोटे आइलैंड्स, इंडिया, यहां चाइना, ये यूरोप। तो सिल्क रूट
की अगर हम बात करें तो सिल्क रूट दो टाइप से देखने को मिला। बेसिकली ये टाइप थे, फर्स्ट वन लैंड रूट, एंड सेकेंड वन मैरीटाइम या सी रूट, जब चाइना से सिल्क मूव करने लगा इन इंडो चाइना रीजन, इन इंडियन रीजन, इन यूरोपियन रीजन, सोमालिया रीजन, ऐसी कुछ जगह पे चाइना की एक कमोडिटी सिल्क मूव करना चालू कर दी, और जो रूट को वो फॉलो कर रहे थे उसी रूट को नाम दिया क्या, सिल्क रूट। क्लियर हुई है बात। अब टाइम के साथ जब सिल्क रूट से लोग ट्रैवल किए तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें लेके ट्रैवल करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके वो ट्रैवल करेंगे वो क्या होगा, फूड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लेके वो ट्रैवल करेंगे वो क्या होगा, फूड। जैसे नूडल्स मूव करना चालू की, वो अदर जगह पे स्पेगेटीज जैसी चीजें कहलाने लगी, और भी वेरियस चीजें यहां से मूव करना चालू कर गई। ठीक है, पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, ऐसी कुछ चीजें मूव की। ठीक है, अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये तो सिल्क रूट था। अमेरिका को जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया तो वो समझे वो एक्चुअली में इंडिया को खोजने के लिए निकले थे और धोखे से अमेरिका पहुंच गए, और वहां पे उन लोगों ने जो नेटिव लोग थे उनका नाम रख दिया रेड इंडियंस। ऐसे पूरा अमेरिका की खोज हो गई। वहां पे बहुत सारी चीज़ें वो सीख कर आए, जैसे पोटैटो क्या होता है, टोमेटो क्या होता है, मेज क्या होता है, और जब वो वहां से टेस्ट लेकर आए तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया वो टेस्ट, और वो टेस्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जैसे आयरलैंड है, देखो यूरोप जो था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गरीब नेशन था। अक्रॉस ये हम बात कर रहे हैं आपसे 16th सेंचुरी के आसपास की, और भी इससे पहले के आसपास की, एक गरीब देश था। पोवर्टी बहुत कॉमन थी वहाँ पे। जब ऐसा कुछ चीज़ें वहाँ पे आई, पोटैटोज आए, तो पोटैटो क्या एक बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मिलने वाला हाई स्टार्च क्वांटिटी उसमें देखने को मिलती है, मतलब वो आपका पेट बहुत अच्छे से भरता है। तो इस कारण से बहुत सारे लोग पोटैटो के ऊपर डिपेंड होना चालू हो गए। आयरलैंड में तो इस तरीके से लोग पोटैटो पे डिपेंड हो गए कि जब वहाँ पे मिड 1840s के आसपास वहाँ पे शॉर्टेज आया पोटैटो का, तो काफ़ी सारे लोग स्टारवेशन के कारण मारे गए। मतलब आप समझ रहे हो, एक टेस्ट ने किस तरीके से लोगों की नीड्स को पूरा किया, और लोग इतना डिपेंड हो गए कि उस टेस्ट की या फिर यूं कहो उस फूड के शॉर्टेज के कारण स्टारवेशन पूरी सोसाइटी में देखने को मिला, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में मारे गए। ठीक है, ये बहुत बहुत बुरी बात है। तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव फेस हो गया ग्लोबलाइजेशन का। पॉजिटिव वर्ल्ड को इंटीग्रेट कर रहा है, नेगेटिव वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है किसी ना किसी मैटर में। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड के बारे में। देखो, ग्लोबलाइजेशन हमेशा तो पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो एक बार इसको रब कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में लिख लिया होगा। मैप बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग, क्योंकि अल्टीमेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मैप ही प्रोवाइड कराएंगे। मैप रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कौन सा देश कहां पर है और उस देश में क्या कैसी चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं। हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन था क्या, तो उसके लिए पहले तो एक वर्ल्ड मैप बना लेते हैं अपन। यहाँ पे इजिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मोरक्को, स्पेन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट देश। और यहाँ से फिर धीरे धीरे इंडिया की शुरुआत हो जाती है। ये अपना इंडिया, ये श्रीलंका, यहाँ पे इंडो चाइना रीजन, यहाँ पे मालदीव वगैरह, ऐसा कुछ पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, अब वर्ल्ड में सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट की या फिर यूं को एडवेंचर की डिमांड कहाँ उठेगी, जहाँ पर पॉवर्टी प्रिवेलेंट हो, जहाँ पर खाने की क्या हो,
कमी हो। आप खुद सोचिए, आप घर से बाहर कब निकलेंगे? जब आपके यहाँ कोई चीज की कमी है या जब आपके पास हर एक सिंगल थिंग है? तो सिंपल सा आंसर है, जब आपके पास कोई चीज की कमी है तभी आप घर से बाहर निकलोगे, एडवेंचर करने के बारे में सोचोगे। वो एक्चुअली में एडवेंचर नहीं है, वो खाने की तलाश है। उसी को कई लोग किस नाम से जानते हैं? एडवेंचर के नाम से जानते हैं। तो यूरोप में एक थ्योरी पॉपुलर हुई उस वक्त, एंड दैट वाज नोन एज मर्केंटिलिज्म। मर्चेंटिलिज्म, मर्चेंटिलिज्म। इस थ्योरी के हिसाब से यूरोपियंस ये मानने लगे कि वर्ल्ड में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और उनको लूटना चालू करो। अब जब ये चीज प्रोमिनेंट होना चालू हो गई लोगों के दिमाग में कि वर्ल्ड में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उनको लूटो, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग दूसरी जगह पे जाके क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। और इसी को, या मर्केंटिलिज्म से ही एक थ्योरी जन्म ली जिसका नाम क्या है? कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का मतलब क्या है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर ले या दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बना ले फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही तो कोलोनियलिज्म है। और इसकी जड़ क्या है? मर्केंटिलिज्म। क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लूटना है। लूटोगे कैसे? दूसरे को अपना गुलाम बनाकर, कॉलोनीज एस्टैब्लिश करके। और यही चीज देखने को मिली। ये लोग यूरोपियंस पूरे वर्ल्ड में फैलना चालू हो गए। वास्को डी गामा घूमते घामते, लेट मी शो इन ऑन द मैप, पोर्तुगीज से चले घूमते घामते कहां पे? केप ऑफ गुड होप में रुकते हुए कहां पहुंच गए वो? इंडिया पहुंच गए। इंडिया तक का रूट खोज लिया किसने? वास्को डी गामा। क्रिस्टोफर कोलंबस भी इसी चाह में निकले थे, पर वो कहां पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। तो ऐसे ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग चालू हो गई। पूरे वर्ल्ड में एक चीज की डिमांड चालू हो गई, कैसे भी करके हमें पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। क्यों चाहिए? लिमिटेड है। क्यों चाहिए? लिमिट। वो तो आज समझ में आ रहा है कि नहीं, गोल्ड लिमिटेड नहीं है, क्योंकि एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, फिएट करेंसी। आज आप 2000 का नोट देखते हो, आज आप क्रिप्टो करेंसी देखते हो। क्रिप्टो करेंसी तो एक स्क्रीन पर रहती है कि नहीं? वो तो एक स्क्रीन पर रहती है। वो गोल्ड की तरह नहीं कि आपको 10 किलो टांग के ले जा रहे हो क्रिप्टो करेंसी। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। वो तो आपकी स्क्रीन पर रहती है। फोन पे जो आप चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, वो तो स्क्रीन पे नंबर्स रहते हैं। क्या आप कोई करेंसी कैरी करके लेके चलते हो? बिल्कुल नहीं। तो ये नए कंसेप्ट इवॉल्व हुए। तो मर्केंटिलिज्म तो फेल हो गया, लेकिन कोलोनियलिज्म ने क्या किया? पूरे वर्ल्ड में बहुत मैसिव लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन किया। अब कोलोनियलिज्म दो तरीके से हो, या तो ये लोग लड़े, जैसे अफ्रीका को कैप्चर करने के लिए लड़े, अमेरिका को कैप्चर करने के लिए लड़े, इंडिया को कैप्चर करने के लिए लड़े, या तो कई बार इनको वरदान के रूप में मिल गया। जैसे जब ये अमेरिका मूव किए, यूरोपियन देश वाले लोग अमेरिका मूव किए, तो ये लोग अपने साथ ले गए क्या? स्मॉल पॉक्स। और यूरोपियंस के पास तो देखो, यूरोपियंस जब गए कम नंबर में थे, अमेरिकन्स जीत गए, वॉर में जीत गए, लेकिन यूरोपियंस के पास स्मॉल पॉक्स का इम्यून था। रेड इंडियंस के पास स्मॉल पॉक्स का इम्यून नहीं। इन लोगों ने क्या किया? अपने कपड़े मतलब फेंकना चालू कर दिया कि जाओ मरो तुम लोग। और जब ऐसा किया तो बहुत सारे रेड इंडियंस मरना चालू हुए, और अल्टीमेटली कॉलोनी किसकी स्टैब्लिश हो गई? यूरोपियंस की कॉलोनी स्टैब्लिश हो गई। यूरोपियंस यहां आके जीत गए, यहां आके स्टैब्लिश हो गए। क्लियर हुई ये बात? मतलब एक सिंगल सा बायोलॉजिकल वॉरफेयर में जब बायोलॉजी ने किसी वॉर को जीतने में हेल्प कर दी, वही तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर। पूरे के पूरे अमेरिका को इन लोगों ने क्या कर लिया? कॉन्क्वेस्ट कर लिया। स्पेनिश सोल्जर जो इस चीज से इम्यून थे, पोर्तुगीज सोल्जर जो इस चीज से इम्यून थे, वो लोग ने इस पूरे एरिया पे कैप्चर करना चालू कर दिया था। और ये काफी ज्यादा बुरा भी था, क्योंकि काफी मैसिव लेवल पे ये चीज देखने को मिली। ठीक है, अब बात करते हैं, ये लोग यहां पे हो गया। कई लोगों के मन में एक एल डोराडो नामक, आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि एक सोने का शहर है, अलादीन उसमें राज करते हैं, अलादीन लेके जाता है, समथिंग लाइक दैट। वो एक फेक, लोगों के मन में काल्पनिक कहानियां चालू हो गई। तो इससे ये पता चला कि लोगों को लगा कि एक सोने का शहर वास्तव में है, रेगिस्तान के बीच में है, हर चीज़ है वहाँ पर। तो लोग उसकी तलाश में निकले काफ़ी, बस वो रियल तो था नहीं, लेकिन उसके चक्कर में बहुत सारे लोग मरना चालू हुए। इसी दौरान 18वीं सेंचुरी के आसपास जो इंडिया है और चाइना, 18वीं सेंचुरी के आसपास इंडिया और चाइना वर्ल्ड रिचेस्ट नेशन थे। ये प्रूव किया है डॉक्टर एंगस मैडिसमन ने,
जिन्होंने ये बताया कि इंडिया चाइना वर्ल्ड की 1/3 जीडीपी कैरी करते थे। क्यों? इंडिया का टेक्सटाइल, चाइना का टेक्सटाइल, इंडिया के स्पाइसेस। ऐसा कई जगह कहा जाता था कि अगर एक तरफ एक स्पाइस का शिप जा रहा है और दूसरी तरफ एक सोने चांदी का शिप जा रहा है तो लोग स्पाइसेस के शिप को लूट लेते थे, सोने चांदी के शिप को जाने देते थे। मतलब इतना ज़्यादा क्रेज था इंडियन स्पाइसेस का, जिसमें से वो काली मिर्च, सॉल्ट पेपर जैसी कुछ चीज़ें यूरोपियंस में बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। तो जब इंडिया की रिचनेस के बारे में पता चला तो सब लोग कहाँ भागेंगे? रिच नेशन की तरफ। और जब रिच नेशन की तरफ भागे, पहले तो एज अ ट्रेडर के रूप में सामने आए। जो कॉलोनियलिस्ट आए वो कैसा है? एज अ ट्रेडर के रूप में, व्यापार करने के लिए। कहाँ पर? इंडिया में। और बाद में उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया को अपनी कॉलोनीज में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कन्वर्ट करने में रोल निभाया था वो किसने निभाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि ब्रिटेन के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक थ्योरी के कारण कोलोनियलिज्म देखने को मिला। और इस तरीके से एक ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव फेस भी देखने को मिला कि एक मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आपने एक जगह से दूसरी जगह को कैप्चर कर लिया। आपने एक जगह को सिर्फ इसी बेसिस पे एक्सप्लॉइट किया कि वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आज इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज कहाँ हैं? फॉरेन में। कोहिनूर सबको पता है कहाँ पर है, अनडाउटेडली। कहाँ का है ये भी सबको पता है, अनडाउटेडली। तो ऐसी कुछ चीज़ें बहुत मैसिव लेवल पे होना चालू हो गई। तो दिस वाज ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में द 19th सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे। आई होप इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टेलीग्राम स्टडी विद आशुतोष नामदेव पे मिल जाएंगे और आप उसके आंसर्स लिख के हमें पोस्ट कर सकते हो। बेस्ट आंसर आपके टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दिया जाएगा ताकि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद गो क्रेजी।